गुड मॉर्निंग आप सभी को। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूएसवाई क्लासेस में। ठीक, तो हम देख रहे थे टीजीटी में पूछे हुए प्रश्नों को। प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे थे 2001 का। हम लोग इसका पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक, 2001 में टीजीटी में केवल 80 या 85 प्रश्न ही पूछे जाते थे। तो हम लोग पार्ट 1 में टीजीटी 2001 का 40 प्रश्न देख चुके हैं। यूट्यूब पे वीडियो आप लोगों को मिलेगा। ये पार्ट 2 है। ठीक, इसमें हम 40 प्रश्न देखेंगे, क्योंकि पहले 80 या 85 प्रश्न ही पूछा जाता था। तो चलिए हम लोग 40 प्रश्न देखे हैं। 41 नंबर से हम यहाँ पे देखेंगे इस क्लास में। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं 41 नंबर का। 41 नंबर में क्या पूछा है? तो 41 नंबर में पूछा है कि मोहन राकेश का नाटक कौन सा है। ठीक, मोहन राकेश का नाटक पूछा है। तो बिल्कुल मोहन राकेश का नाटक कौन है? तो लहरों के राजहंस है। ठीक, लहरों के राजहंस किसका नाटक है? मोहन राकेश का है। ये जन्मेजय का नागयज्ञ प्रसाद का है। मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल का है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। तो लहरों के राजहंस किसका है? मोहन राकेश का नाटक है। ठीक, चलिए हम 42 नंबर पे आते हैं। 42 नंबर में क्या पूछा है? 42 नंबर में ये पूछा है कि शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है। तो सबसे कम महत्व प्रदान शुक्ल जी किसे किए हैं? कबीर को सबसे कम महत्व प्रदान किए थे वो। ठीक, हाँ, और सबसे अधिक महत्व किसे दिए हैं? सबसे अधिक महत्व तुलसीदास को दिए हैं और सबसे कम महत्व कबीर दास को दिए हैं। ये ध्यान देना है। प्रश्न आ चुका है 2001 में। प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल जबान पे होना चाहिए। एक एक प्रश्न जबान पे होना चाहिए। चलिए अब आता है 43 नंबर का प्रश्न कि हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की छाती किस रूप में है। तो हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की छाती एक निबंधकार के रूप में है। ये ध्यान देना है कि पूर्ण सिंह की छाती किस रूप में है? निबंधकार के रूप में। इन्होंने 6 प्रमुख निबंध लिखा है पूर्ण सिंह ने। कन्यादान है, सच्ची वीरता है, अमेरिका का मध्ययुगी वॉल्ट हिटमैन है, कभी का तो निबंध है। ठीक, और एक दो और लिखे हैं जो फेमस नहीं है, लेकिन 6 बहुत फेमस है। और द्विवेदी युग के बहुत ही प्रसिद्ध ये निबंधकार हैं सरदार पूर्ण सिंह। तो इनकी छाती निबंधकार के रूप में है। ये ध्यान देना है। चलिए अब हम आते हैं 44 नंबर पे। 44 नंबर में क्या पूछा है कि किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है। तो बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की है। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद का है। मिस पद्मा प्रेमचंद का है। कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो छोटा जादूगर नहीं है। किसकी है? तो छोटा जादूगर प्रसाद की कहानी है। ये ध्यान देना है। छोटा जादूगर प्रसाद की कहानी है। चलिए अब आते हैं 45 नंबर पे हम कि किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं। तो रामविलास शर्मा का ग्रंथ है भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद। रामविलास शर्मा ने क्या लिखा है? भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद लिखा है। ठीक, संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर लिखे हैं। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह लिखे हैं और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल लिखे हैं। ठीक, तो रामविलास शर्मा का क्या है? तो रामविलास शर्मा का तीसरा नंबर का है विकल्प। भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद लिखे हैं। चलिए अब आते हैं हम 46 नंबर पे। 46 नंबर में क्या पूछा है कि अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा अन्न। अन्न और धन अंत। अन्न प्लस अंत होगा और जो अन्न है ना तो न में हलंत लगा रहेगा। ये ध्यान देना है। तो इसमें व्यंजन संधि है तो अन्न प्लस अंत बराबर अनंत बनेगा। ठीक, चलिए अब आते हैं हम 47 नंबर पे। 47 नंबर का हम मिलान करेंगे कि कौन सा उपन्यास किसका है, मतलब कौन सी रचना किसकी है। ठीक, तो मंगलसूत्र किसका है? प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है। इरावती किसका है? तो प्रसाद जी का अधूरा है। आवारा मसीहा जीवनी किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। तमस उपन्यास किसने लिखा है? तो भीष्म साहनी ने लिखा है। तो इसका विकल्प कौन सा होगा? ए का चौथा विकल्प होगा। ठीक, तो इसका हम देखते हैं, मिलाते हैं इसमें। तो बिल्कुल उसका विकल्प सही होगा बी नंबर का। क्यों? क्योंकि अ का चौथा विकल्प राइट था, तो इसीलिए इसका विकल्प बी सही होगा। ठीक, चलिए अब हम आते हैं 48 नंबर पे। इसमें पूछा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध का चयन करना है। तो कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो शरद चंद्र बिल्कुल सही लिखा है। समश्रु बिल्कुल सही लिखा है।
कवयित्री बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पे अशुद्ध क्या है, तो यशुद्ध यानी को अशुद्ध लिखा है। ठीक, यानी कैसे लिखा जाता है, तो यानी शुद्ध शब्द ऐसे होता है, इसे ध्यान देना है, ये पूछ चुका है टीजीटी में। ठीक, तो यानी ऐसे लिखा जाता है, बड़ी ई रहता है, छोटी ई नहीं रहता है यानी में। चलिए अब हम आते हैं 49 नंबर पे। 49 नंबर में पूछा है कि मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का क्या नाम है। तो दोहा के ठीक विपरीत कौन सा छंद है, तो सोरठा है। दोहा में 13-11 मात्राएं होती हैं और सोरठा में 11-13 होता है, तो इसीलिए दोहा का विपरीत कौन है, तो सोरठा है। चलिए अब आते हैं हम 50 नंबर पे। 50 नंबर में पूछा है कि अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम क्या है। तो अष्टछाप में 8 कवि थे, तो इसमें से पूछा है कि कौन अष्टछाप में नहीं है। तो कुंभन दास थे ही, सबसे बड़े थे। नंददास थे ही, सबसे छोटे थे अष्टछाप में। परमानंद दास थे ही, कौन नहीं था, तो सुंदर दास नहीं थे, क्योंकि ये संत हैं, संतों में सबसे पढ़े लिखे थे और ये तीनों अष्टछाप में है, सुंदर दास नहीं है। ठीक, चलिए अब आते हैं हम 51 नंबर के क्वेश्चन पे। 51 नंबर में क्या पूछा है, इसे ध्यान देना है। देखिए प्रश्न बिल्कुल सरल पूछते हैं, अब थोड़ा लेवल बढ़ रहा है लेकिन फिर भी सरल प्रश्न पूछेगा। सरल प्रश्न ही लोग गलती करते हैं, इसी को हमें बचाना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा पहला कर्तव्य ये है कि जितना प्रश्न आया हुआ है, एक एक प्रश्न बिल्कुल हमारी जबान पे होना चाहिए। हम आए हुए प्रश्न को गलत करते हैं तो समझिए हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हम आए हुए प्रश्न तैयार नहीं करेंगे यदि, तो हम बाकी पढ़ के क्या करेंगे। ठीक, सबसे अधिक तैयारी का बेस वही होता है। कोई भी पेपर आप देने जाए तो 50 से 60% रिपीटेड प्रश्न रहता है। तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि हम प्रीवियस ईयर अपना बिल्कुल तैयार रखें, उसमें कोई लापरवाही नहीं हो। प्रीवियस ईयर पेपर का एक एक प्रश्न तैयार रखें। ठीक, तो ये बिल्कुल छोटा छोटा मेरा क्लास रहेगा प्रीवियस ईयर पेपर पे। तो आप लोग इसको चाहेंगे तो 20 मिनट का क्लास रहेगा, आप लोग स्पीड में करके 2x की स्पीड करके 10 मिनट में इसको खत्म कर लेंगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और अपना किताब निकाल लेंगे और उस पर मिलाते मिलाते इसको पढ़ लेंगे जल्दी जल्दी, तो आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो प्रश्न बना है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, 1914 में लिखा गया था, ये ध्यान देना है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा है, कौन है, तो प्रिय प्रवास है, 1914 में लिखा गया था, हरिऔध जी ने लिखा है। ठीक, चलिए 52 नंबर में पूछा है कि हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो हारे को हरिनाम किसने लिखा है, तो हारे को हरिनाम लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। हारे को हरिनाम किसने लिखा है, तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, ये ध्यान देना है। ठीक, चलिए अब आते हैं 53 नंबर पे कि किस कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ प्राप्त हुआ था। तो अज्ञेय को ज्ञानपीठ मिला था कितनी नावों में कितनी बार पे, कब मिला था, तो 1978 में मिला था। 1978 में अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक, अज्ञेय जी को क्या मिला था, ज्ञानपीठ, किस रचना पे, तो कितनी नावों में कितनी बार पे। और आंगन के पार द्वार भी अज्ञेय का है, इस पे क्या मिला है, तो इस पे साहित्य अकादमी मिला है। ठीक, इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 54 नंबर पे। 54 नंबर में पूछा है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम पर किया गया है। तो द्विवेदी युग का नामकरण किसके आधार पर किया गया है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर द्विवेदी युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया है। देखिए विकल्प में सब द्विवेदी ही दिया है। विकल्प बहुत वो लोग चालाकी से बनाते हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो। हजारी को भी रख दिया है, सुधाकर द्विवेदी को भी रख दिया है। ठीक, तो द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। और द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कभी पूछेगा तब मैथिली शरण गुप्त को बताएंगे, लेकिन ये पूछेगा कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके आधार पर हुआ है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को बताएंगे। चलिए अब आते हैं हम 55 नंबर के प्रश्न पे। 55 नंबर पे देखिए क्या पूछा है कि राग दरबारी के रचनाकार का नाम क्या है। तो बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। ठीक, इनकी व्यंग्यात्मक रचना है ये राग दरबारी, राजनीति पर कटाक्ष किए हैं वो। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। अब हम आते हैं 56 नंबर के प्रश्न पे। 56 नंबर में इसमें पूछा, देखिए पर्याय से भी प्रश्न आया है
कि कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है, तो ध्यान देना है। अनिल है, मारुत है, पवन है, ठीक, लेकिन अनल नहीं है। अनल किसका पर्यायवाची है? तो अनल आग का पर्यायवाची है, ठीक। अनल किसका पर्याय है? तो अनल आग का पर्याय है। बाकी अनिल, मारुत, पवन ये तीनों हवा का है और अनल आग का है। चलिए अब हम आते हैं किस पे? तो अब हम आते हैं 57 नंबर के प्रश्न पे। 57 नंबर पे 57 नंबर में पूछा है कि मूक का विलोम शब्द क्या होगा। मूक का विलोम क्या होता है? तो मूक का विलोम शब्द होता है वाचाल। मूक का विलोम क्या होता है? तो वाचाल होता है। ये बिल्कुल ध्यान देना है कि मूक का विलोम शब्द वाचाल होता है, ठीक। चलिए 58 नंबर पे पूछा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा है। इसलिए पूछा है इसकी विधा क्योंकि इसके अंत में आत्मकथा लग गया है, पर यह आत्मकथा है नहीं, इसीलिए इसकी विधा पूछा है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? तो ये एक उपन्यास है। हजारी ने 4 उपन्यास लिखा है ना। पहला उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा है, फिर चारुचंद्र लेख है, फिर पुनर्नवा है, फिर अनाम दास का पोथा है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? तो ये एक उपन्यास है जो 1946 ईस्वी में लिखे हैं। चलिए अब हम आते हैं 59 नंबर के प्रश्न पे, ठीक। 59 नंबर में क्या पूछा है कि किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की है। प्रश्न बना है 59 नंबर का कि किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की है। तो किसने की है? कबीर ने की नहीं है, तो ये गलत हो गया। इनकी भाषा सदुकड़ी है। सूरदास की भाषा ब्रज है। तुलसीदास की भाषा अवधी और ब्रज दोनों है। तो अवधी में केवल किसने लिखा है? तो केवल अवधी में जायसी ने लिखा है, ठीक। इनको अवधी का अर्घान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनकी भाषा को अवधी का अर्घान कहा जाता है, ठीक। तो केवल अवधी भाषा में किसने लिखा है? तो जायसी ने लिखा है, ये ध्यान देना है। चलिए 60 नंबर का प्रश्न है कि प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को वर्ष के क्रम में सजाइए, ठीक। कि सबसे पहले कौन आएगा, सबसे बाद में कौन आएगा, ये बताना है हमें, ठीक। तो विकल्प में 3 दिया है, गबन, गोदान, सेवा सदन। तो सबसे पहले हमें पता है कि सेवा सदन आएगा। क्यों? क्योंकि 1918 में लिखा गया था। ये सेवा सदन कब लिखा गया था? 1918 में लिखा गया था, ठीक। गोदान कब लिखा गया था? गोदान 1936 में लिखा गया था, ठीक। गोदान 1936 में और गबन 1931 में लिखा गया था, ठीक। गबन 1931 में, गोदान 1936 में और सेवा सदन 1918 में लिखा गया था। तो सबसे पहले ग विकल्प आएगा, फिर क आएगा, फिर ख आएगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही होता है। सबसे पहले सेवा सदन लिखा गया, फिर गबन लिखा गया और सबसे अंत में गोदान लिखा गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर में पूछा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, किसकी पंक्ति है? तो मीराबाई की पंक्ति है ये, कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक। तो 62 नंबर पे आते हैं हम। 62 नंबर में पूछा है कि आल खंड का दूसरा नाम क्या है। तो आल खंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो है। ये ध्यान देना है, आल खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। नरपति नाम ने लिखा है इसे, ठीक। चलिए हम केवल प्रश्नों पर ध्यान देंगे। हमारा फोकस केवल प्रश्न को याद करना है, प्रीवियस ईयर प्रश्न तैयार करना है। इसीलिए हम थ्योरी ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, ना बता रहे हैं, ठीक। केवल प्रश्नों को आप लोग रटना है, आप लोगों को प्रश्न आप लोगों को तैयार करना है। थ्योरी की भी अलग क्लास होती है। चलिए 63 नंबर पे कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो ब्रज भाषा तो आती है, कन्फर्म है। बुंदेली भी आती है, कन्फर्म है। कन्नौजी भी आती है, कन्फर्म है। कौन सी नहीं आती है? तो अवधी नहीं आती है। अवधी किसकी बोली है? तो पूर्वी हिंदी में आती है, ठीक। अवधी पूर्वी हिंदी में आती है। तो ये विकल्प गलत, ये विकल्प गलत, ये विकल्प गलत। सही होगा तो 2 वाला सही होगा, ठीक। कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो अवधी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूर्वी हिंदी की बोली है ना। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है, तीनों पूर्वी हिंदी में आती है। चलिए 64 नंबर में पूछा है कि अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है। देखिए कितना सरल सा प्रश्न पूछा है। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो बिल्कुल सभी को पता है कि हिंदी के प्रथम कवि शरहपाद या सरहपा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं 65 नंबर पे।
कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है। 65 नंबर का बताना है कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है। बताइए सभी लोग। सॉरी, तो यहाँ पे तो मैं वीडियो बना रही हूँ, लाइव क्लास नहीं है ये, तो कोई नहीं बता पाएगा, पर कोई बात नहीं। तो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है। तो अमीर खुसरो है। ये ध्यान देना है, बहुत मोस्ट है कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। ठीक, बहुत। चलिए अब आते हैं 66 नंबर पे कि भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। तो कौन सी विशेषता गलत है। तो बोला है कि इसमें सभी कवि मुसलमान थे, तो बिल्कुल सही है, सभी मुसलमान थे, केवल एक अपवाद स्वरूप हिंदू थे, सूरदास पंजाबी, बाकी सब मुसलमान थे, तो ये विकल्प सही है। फिर दूसरा विकल्प है कि इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है, बिल्कुल सही है। फिर तीसरा विकल्प है कि इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी और ब्रज भाषा में रचनाएं की है, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि उन्होंने अधिकतर अवधी भाषा में की है। ठीक, ब्रज नहीं किए हैं लोग, ब्रज में बहुत कम अपवाद स्वरूप एक दो मिलेगा, लेकिन सूफी काव्यधारा की भाषा क्या है, तो अवधी है। ठीक, तो इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य लिखे हैं, बहुत सही। सूफी काव्यधारा के कवियों ने प्रबंध काव्य लिखा है, तो ये सही है। ठीक, तो सूफी काव्यधारा के बारे में कौन सा गलत कथन है, तो तीसरा गलत कथन है, बाकी सब सूफी काव्यधारा के बारे में सही है। ठीक, चलिए अब आते हैं हम 67 नंबर के प्रश्न पे। 67 नंबर में क्या पूछा है। 67 नंबर में पूछा है कि आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम क्या है। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था, तो राहुल चांद्रत्यायन ने कहा था, ये ध्यान देना है। ठीक, चलिए जगदीश का संधि विच्छेद पूछा है, तो जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दूसरा विकल्प होगा जगत। जगत में हलंत रहेगा, जगत प्लस ई, जगत प्लस ई से मिलके जगदीश बनेगा। ठीक, चलिए 69 नंबर का है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। एक भारतीय आत्मा, तो माखन लाल चतुर्वेदी का उपनाम है, इन्हीं को कहा जाता है एक भारतीय आत्मा। ठीक, चलिए अब आते हैं हम 70 नंबर के प्रश्न पे। 70 नंबर पे पूछा है कि संशय की एक रात के लेखक कौन है, तो नरेश मेहता है। संशय की एक रात के लेखक नरेश मेहता है, बहुत अच्छा। अब आते हैं हम, बहुत अच्छा प्रश्न है 71 नंबर पे। 71 नंबर में देखते हैं क्या पूछा है कि तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। तो तार सप्तक का संबंध प्रयोगवाद से है, ये ध्यान देना है। तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है, तो प्रयोगवाद से है। ठीक, चलिए अब आते हैं हम 72 नंबर पे कि जो पहले कभी न हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द, तो क्या होगा, अभूतपूर्व होगा। जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अभूतपूर्व होगा। ठीक, चलिए अब आते हैं हम 73 नंबर पे। 73 नंबर में क्या पूछा है कि हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है। तो जब बाल्टी है ये विदेशज शब्द है। ठीक, विदेशज क्यों है, क्योंकि ये पुर्तगाली है, तो पुर्तगाली विदेशी शब्द में आता है। ठीक, तो बाल्टी क्या है, तो बाल्टी विदेशज शब्द है। ठीक, चलिए 74 नंबर का कि भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार नहीं है। कौन भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार नहीं है, तो लोलट हैये हैं, शंकु खैये हैं, अभिनव गुप्त हैये हैं। कौन नहीं है, तो ये ध्यान देना है, क्षेमेंद्र नहीं है। ठीक, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार 4 लोग हैं, भट्ट लोलट हैं, शंकु हैं, भट्ट नायक हैं और अभिनव गुप्त है। कौन कौन है, तो लोलट हैं, शंकु हैं, नायक हैं और अभिनव गुप्त है, ये ध्यान देना है। ठीक, 4 लोग हैं, क्षेमेंद्र नहीं है। अब 75 नंबर में पूछा है कि कालिदास की एक रचना रघुवंशम है, क्या है, खंड काव्य है कि मुक्तक काव्य है कि गीति नाट्य है कि महाकाव्य है। तो जो रघुवंशम है ये महाकाव्य है। ठीक, ये लघुत्रयी का महाकाव्य है, तीसरा नंबर का, तो ये महाकाव्य है, इसे ध्यान देना है, लघुत्रयी में शामिल है ये। ठीक, अब हम आते हैं 76 नंबर पे। 76 नंबर में पूछा है कि
बनारसी दास जैन ने क्या लिखा था? हिंदी की पहली जीवनी लिखा था, कि हिंदी की पहली आत्मकथा लिखा था, कि हिंदी की पहली कहानी लिखा था, कि हिंदी की पहली काव्य नाटिका लिखा था? तो बनारसी दास जैन ने हिंदी की पहली आत्मकथा लिखा था, ये ध्यान देना है। बनारसी दास जैन ने हिंदी की पहली आत्मकथा लिखा था। ठीक, चलिए अब अगला है कि जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? देखिए कितना सरल सा प्रश्न आया है अलंकार से, कि जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ यदि निकलते हैं तो वहां श्लेष अलंकार होता है, ये ध्यान देना है कि एक ही शब्द के जब अनेक अर्थ निकलेंगे तो वहां श्लेष अलंकार होगा। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कि शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो बिल्कुल केशव दास को शुक्ल जी ने कहा है कठिन काव्य का प्रेत। उन्होंने कहा था कि इनको कवि हृदय नहीं मिला था, संस्कृत से समाधि लेकर अपनी धाक जमाना चाहते थे। ठीक, तो कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है केशव को? तो शुक्ल जी ने कहा है। चलिए 79 नंबर में पूछा है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये किसकी परिभाषा है? तो वाक्यम रसात्मक काव्यम ये आचार्य विश्वनाथ की है। किसकी है? तो आचार्य विश्वनाथ। ठीक, अब हम आते हैं 79 का हो गया। 80 नंबर पे कि रसों के संचारी भाव की कुल संख्या कितनी होती है? रसों के संचारी भाव की कुल संख्या बताइए। तो रसों के संचारी भाव की कुल संख्या 33 है। कितनी है? तो 33 है, ये ध्यान देना है कि रसों के संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? तो 33 है, 33। इसे बिल्कुल ध्यान देना है, ये प्रश्न बहुत पूछता है। तो रसों के संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो 33 है संचारी भाव, ये ध्यान देना है। चलिए 81 नंबर का है कि संस्कृत के किस कवि को एको रस करुणेव कहकर करु रस को रसराज घोषित किया गया है? तो करु रस को रसराज घोषित किया गया है भवभूति को। इनको कहा जाता है एको रस करुण एव। किसको कहा जाता है? तो भवभूति को कहा जाता है, ये ध्यान देना है। देखिए संस्कृत साहित्य से भी प्रश्न आ गया है, आदिकाल से भी तो कई प्रश्न पूछा है। अब पूछा है कि परमाल रासों के रचयिता का नाम बताइए। तो पीछे भी इससे प्रश्न आया था परमाल रासों से कि आलखंड किसका नाम है? तो परमाल रासों का नाम है। तो परमाल रासों के रचयिता कौन है? तो जगनीक है। ठीक, परमाल रासों के रचयिता जगनीक है। देखिए अब संस्कृत व्याकरण से आया है प्रश्न कि पितृ शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप है। तो प्रथमा बहुवचन का रूप क्या होता है? विभक्ति बिल्कुल आप लोगों को एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप होता है पितरः। क्या होता है? पितरः होता है। ठीक, विभक्ति को बिल्कुल लिख लिख के एकदम याद कर लीजिएगा। तो पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप पितरः होता है, पितरः। ठीक, चलिए 84 नंबर का है कि नीलोत्पल में समास बताइए। नीलोत्पल में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, कि कर्मधारय है? ठीक, तो इसका क्या होगा? इसमें कर्मधारय है, अर्थात नीला है जो उत्पल या फिर नीला होता है जो उत्पल, उसे कहेंगे नीलोत्पल। तो नीलोत्पल में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। ठीक, चलिए अब आते हैं हम 85 नंबर के, ये लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। देखिए लिंग से भी एक प्रश्न आ गया है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो धुआं स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक, धुआं क्या है? तो पुल्लिंग है। ये भत्ता भी पुल्लिंग है, धावा भी पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग क्या है? तो संध्या है। संध्या हो गई है, क्या कहते हैं हम लोग? कि संध्या हो गई है। तो इसमें कौन सा लिंग है? तो संध्या में स्त्रीलिंग है। और यहाँ से हम लोगों का 2001 का प्रीवियस ईयर पेपर टीजीटी का खत्म होता है। ठीक, 2001 में टीजीटी 2001 में केवल 85 प्रश्न पूछे गए थे। शुरुआत में केवल 85 प्रश्न ही पूछे जाते थे। ठीक, अब बढ़ गया है प्रश्नों की संख्या, अब 125 पूछे जाते हैं। पहले कितना पूछे जाते थे? तो पहले केवल 50 ही पूछा जाता था। ठीक, तो हम लोगों ने पूरे 85 के 85 प्रश्न देख लिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।
हिंदी साहित्य से अगर आपको तैयारी करनी है टीजीटी की, पीजीटी की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, नेट जेआरएफ की, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी का, केवीएस का, एमडीएस का, तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको यहाँ मिलेगा। बिल्कुल आप 10 दिन तैयारी करके पढ़ के देखिएगा हमारे चैनल से, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा क्लास करके। ठीक, बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्नों को सामने लाया जाता है, उलझाया नहीं जाता है भारी प्रश्नों में। जो पेपर में आने वाले हैं सेलेक्टेड प्रश्न एकदम सरल तरीके से बताया जाता है। तो आप सभी क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, ताकि हम और क्लास लाएं। तो 2001 का पेपर हम लोगों ने देख लिया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टीजीटी 2002 का पेपर। ठीक, उसमें भी 85 प्रश्न भी मिलेंगे या 80 प्रश्न मिलेंगे। तो हम अगला वीडियो बनाएंगे टीजीटी 2002 के पेपर पे। ठीक, तो अब हम क्लास को यहीं पे बंद करते हैं, बिल्कुल छोटी सी क्लास है, आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो आप सभी को धन्यवाद। आप क्लास देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।